सोचिए, ईरान में टेंशन, इंडिया में आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स और फ्रिज में रखी डाइट कोक। इन तीनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इन्हीं डॉट्स को जोड़ने वाले हैं। चलिए, दुनिया भर के मार्केट से जुड़ी इन खबरों को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मिडिल ईस्ट में तेल का क्या सीन चल रहा है, फिर देखेंगे कि इंडिया अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी कैसे बदल रहा है, HCL और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स पर भी नजर डालेंगे और समझेंगे कि आम आदमी की जेब का क्या हाल है। और हाँ, आखिर में उस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर डाइट कोक गायब क्यों हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से जो इस वक्त मार्केट को हिला रही है, और ये है मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ टेंशन, जिसका सीधा असर पड़ रहा है ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर। और इसी टेंशन के बीच फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान देखिए। वो कहते हैं ये तो मूंगफली की लागत है जो उन्हें चुकानी पड़ रही है। मतलब ये बयान अपने आप में दिखाता है कि नेगोशिएशंस कितने हाई स्टेक हैं और कैसे एक बयान से तेल की कीमतों में आग लग सकती है। अब असली ड्रामा तो यहीं पर है। अमेरिका ईरान की जो पीस स्टॉक्स हैं वो एकदम अधर में लटकी हुई हैं। मार्केट्स ने तो जैसे अपनी सांसें ही रोक रखी हैं, क्योंकि डेडलाइन बहुत करीब है और डील का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं? इतनी सारी अनिश्चितता के बावजूद तेल की कीमतें वो $90 प्रति बैरल के आसपास टिकी हुई हैं। कमाल की बात है। ये एक ऐसा लेवल है जिसे देखकर तो खुद ट्रंप भी हैरान थे कि ये इससे कहीं ज्यादा क्यों नहीं है। तो यहां पर की टेक अवे क्या है? देखिए, कीमतें भले ही आपको स्टेबल दिख रही हों, लेकिन ये शांति एक तूफान के पहले की शांति जैसी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ट्रैफिक बहुत कम है, प्रोडक्शन गिरा हुआ है, मतलब सप्लाई की सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। एक छोटी सी भी गलत खबर आई और मार्केट में कीमतों का विस्फोट हो सकता है। अच्छा, तो इस ग्लोबल टेंशन का असर इंडिया पर कैसे पड़ रहा है? चलिए देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर यानी भारत अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी को कैसे बदल रहा है। और ये चार्ट देखें, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। मार्च के महीने में इंडिया ने जितना भी कच्चा तेल इंपोर्ट किया, उसका 50% अकेले रूस से आया। ये एक मैसिव शिफ्ट है, एक जबरदस्त यू टर्न। तो यहां कहानी के दो साइड्स बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट से आने वाली हमारी ट्रेडिशनल सप्लाई 61% तक गिर गई, और दूसरी तरफ उस खाली जगह को भरने के लिए हमने रूस से इंपोर्ट लगभग दोगुना कर दिया। मतलब रूस अब हमारा नंबर 1 सप्लायर बन गया है। तो इसका बड़ा मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंडिया इस सप्लाई शॉक से निपटने में तो कामयाब रहा है, हमारे रिफाइनर्स ने बहुत तेजी से खुद को अडैप्ट किया, लेकिन इसकी एक कीमत भी है। अब हमारी निर्भरता रूस पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ओपेक देशों से हमारा इंपोर्ट अब तक के सबसे निचले लेवल सिर्फ 29% पर आ गया है। ओके, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट से अब हम आते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसका असर कंपनियों के नतीजों पर कैसे दिख रहा है? शुरुआत करते हैं आईटी सेक्टर से। सबसे पहले है HCL टेक्नोलॉजीज, और इसके नतीजे साफ साफ दिखा रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइंट्स इस वक्त काफी सतर्क हैं और पैसा खर्च करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। अब अगर आप नंबर्स को देखें तो रेवेन्यू में 12% और प्रॉफिट में 4% की ग्रोथ है। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन असली कहानी छुपी है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के आंकड़े में, जो सिर्फ 3.9% है, यानी गाइडेंस से भी कम। इसका सीधा मतलब है कि क्लाइंट्स अपने टेक स्पेंडिंग पर, खासकर जो जरूरी नहीं है, उस पर ब्रेक लगा रहे हैं। वजह वही जियोपॉलिटिकल टेंशंस और AI को लेकर अनिश्चितता। तो HCL के लिए कहानी क्या है? शॉर्ट टर्म में ग्रोथ थोड़ी धीमी है क्योंकि क्लाइंट्स पैसा रोक रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि AI से जुड़े प्रोजेक्ट्स में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, यानी कंपनी खुद को मीडियम टर्म में आने वाली डिमांड के लिए तैयार कर रही है। ठीक है, HCL के बाद आप देखते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स को, और ये कंपनी इसी मुश्किल मार्केट में एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिख रही है। जहां पूरा आईटी सेक्टर स्लोडाउन की बात कर रहा है, वहीं परसिस्टेंट ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% से ज्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू भी बढ़ा है और सबसे जरूरी $600 मिलियन की नई डील्स जीती हैं। ये मार्केट के ट्रेंड के एकदम खिलाफ एक बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस है। तो सवाल उठता है कि परसिस्टेंट ऐसे क्या अलग कर रहा है? जवाब है AI। ये कंपनी AI से जुड़ी डिमांड को बहुत अच्छी तरह से भुना रही है। इनके मार्जिन्स मजबूत हैं, डिलीवरी डिसिप्लिन्ड है और डील पाइपलाइन भी स्ट्रांग है। यही बात इन्हें बाकियों से आगे रख रही है।
चलिए अब आईटी सेक्टर से निकलकर चलते हैं कंज्यूमर गुड्स की दुनिया में, और यहाँ नेस्ले के रिजल्ट्स हमें कंज्यूमर डिमांड का एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल दे रहे हैं। देखते हैं कि आम इंसान कैसे खर्च कर रहा है। और ये नंबर्स देखिए, नेट प्रॉफिट में 26% और रेवेन्यू में 22.6% की ग्रोथ। एक एफएमसीजी कंपनी के लिए ये जबरदस्त आंकड़े हैं। ये साफ दिखा रहा है कि डिमांड बहुत हेल्दी है और लोग खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? पहली बात, वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में है, जो कि बहुत हेल्दी कंज्यूमर डिमांड का साइन है। ये ग्रोथ उनके पावर हाउस ब्रांड्स जैसे कि कॉफ़ी और कन्फेक्शनरी से आ रही है। मार्जिन्स भी 26% से ऊपर हैं, जो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ पर नज़र रखनी होगी, वो है इनपुट कॉस्ट। मतलब खाने का तेल, गेहूं, इनकी कीमतें अगर बढ़ती हैं तो मार्जिन पर दबाव आ सकता है। और अब आते हैं हम अपने फाइनल सेक्शन पर। अब हम वापस अपनी पहली स्लाइड के ग्लोबल क्राइसिस पे चलेंगे और उसे एक ऐसी चीज की कमी से जोड़ेंगे जिसके बारे में शायद आपने भी सुना होगा। सवाल यह है कि आजकल लोगों को डाइट कोक ढूंढने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? सोशल मीडिया पर यह बात काफी चल रही है, और इसका जवाब हमारी आज की कहानी का सबसे परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे दुनिया की सप्लाई चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो देखिए, ये पूरा डोमिनो इफेक्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुआ। इसकी वजह से एनर्जी सप्लाई और शिपिंग के रास्ते बाधित हुए। इसका सीधा असर पड़ा एल्यूमिनियम से जुड़ी सप्लाई चेन्स पर, और नतीजा, पेय पदार्थों के लिए एल्यूमिनियम कैंस की कमी हो गई। और ये सब ठीक तब हुआ जब गर्मियों की वजह से डिमांड आसमान छू रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जब सिस्टम इतने ज्यादा आपस में गुंथे हुए हैं, तो दुनिया के एक कोने में हुआ संकट आपके घर के पास वाले स्टोर में किसी रोजमर्रा की चीज की कमी पैदा कर सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला डाइट को क्या होगा?